साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इतिहास के पन्नों से जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जो शिक्षा की ज्योति जगाने का कार्य किया था, आज हम बात करेंगे उस सदी की जहां जब विदेशों में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, उस समय इस भारत देश में एक विश्वविद्यालय खुला जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। अभी आज कल बहुत ही चर्चे में है नालंदा विश्वविद्यालय। कुछ ही दिन पहले अभी उसके नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इस कारण यह विश्वविद्यालय चर्चा में रहा। बता दें कि दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है। इसका जिक्र किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले विश्वविद्यालय बना था। नालंदा, बता दें इसका अर्थ क्या होगा। यह ना, आलम और दा शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है उपहार, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धि को दिखाता है। विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए आज धरोहर है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक इतिहास है। देखिए, हम बता दें कि प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहां पर एक ही परिसर में लगभग मान के चलिए कि 10,000 छात्रों के साथ वहां पे 1500 शिक्षक कार्यरत थे, जिन्होंने शिक्षण का कार्य कर रहा था। ये भी बता दें कि गुप्त सम्राट यानी कि प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। उसके बाद हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विद्यालय की भव्यता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, जिसमें 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें थीं। सोचिए, 90 लाख पुस्तकें थीं। बता दें कि इस विद्यालय में किसी समय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी योग्यता पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क होती थी और साथ ही खाना, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थीं। इसमें भारत ही नहीं बल्कि दूर दूर के देशों से लोग पढ़ने आया करते थे। सोचिए कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज़्यादातर बता दें एशियाई देशों जैसे चीन, कोरिया, जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीन भिक्षु वेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे
अहम केंद्रों में से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वह कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खलजी ने इसे जला दिया था। लेकिन हमारे जाने माने इतिहासकार जो आज का टाइम प्राइम राम पुनियानी जो IIT मुंबई पढ़ाते थे, उनके उल्लेखों से यह बातें पता चलती हैं कि देखिए, भारत एक प्राचीन देश है जिसे कभी जम्मू द्वीप भी कहा जाता था। एक वैभवशाली संस्कृत, चारों ओर समता, करुणा और न्याय सिखा रही थी, जिसे बुद्ध की सरवण संस्कृत भी कहते हैं। यह पाखंड के सीने पर चढ़कर आई थी। इसका मलाल रूढ़िवादी को देखा नहीं जा रहा था और हर तरफ यह सरवण जो दिखाई दे रहा था, इससे रूढ़िवादियों को अत्यधिक परेशानी होने लगा और उन्होंने देखा कि यह जो विज्ञान पे आधारित धर्म है, इसका या विज्ञान हम कह सकते हैं, जो भी विज्ञान पर आधारित है धर्म है, इसका आगे बहुत ही बढ़ चढ़ करके आगे प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे लगता है कि हमारी जो पाखंड की व्यवस्था है वह समाप्त होने की कगार पर है। तो इस कारण उन लोगों ने, यानी कि जो बुद्ध ने दीप जलाया था, यानी कि जो शिक्षा लोगों के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर रहे थे, उसको हम लोग धम्म कहें या धर्म कहें या विचार कहें, उस विचार के प्रति यह रूढ़िवादियों ने कई साजिश के तहत उन्होंने कई बार हमला भी करवाया। जिसमें देखिए, हम बता दें कि रूढ़िवादियों ने इस बुद्ध के जो मार्ग या विचारधारा या धम्म जो भी था चल रही थी, उसके प्रतिक्रिया के रूप में इन लोगों ने उसे नष्ट करने के लिए मुगलों का सहारा लिया, यूनानियों का सहारा लिया और कभी तुर्की का तो कभी लुटेरों का सहारा लिया। बता दें, नालंदा को रूढ़िवादी सत्ताधारी ने नष्ट किया था, क्योंकि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में तार्किक विज्ञान और समता पर आधारित बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को देख करके वे भयभीत थे कि आने वाले समय में रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त कर देगा। इस कारण उन लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक आदि में जहर घोलना शुरू कर दिया और जिसका परिणाम स्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय पर सांप्रदायिक हमला करा करके उसे जलाने का कार्य किया। यह सारी बातें स्पष्ट हैं। हमारे जो IIT के प्रोफेसर रहे श्री राम पुनियानी जी, जो IIT मुंबई में पढ़ाते थे, जिन्हें नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में, उन्हीं के कथना अनुसार, उन्हीं के इतिहास से यह सारी बातें निकाली गई हैं। तो हमको अपनी इतिहास नहीं भूलनी है, तो कहाँ से किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी देखना होगा। साथ ही जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की जो शिक्षा परंपरा थी, उसमें किस प्रकार से जहर घोला गया, इस पर विशेष प्रकाश डाला है इन्होंने। साथ ही बता दें साथियों, आज जो युग है इसमें रूढ़िवादियों के खिलाफ हमें एकत्रित रहना होगा और अपने इतिहास को जानना होगा।
उसी इतिहास के पन्ने से आज जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखा। और इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, उसको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य करता रहूँगा। साथियों, हमारे चैनल महानायक G3E चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस आपके छोटे भाई मानवेंद्र निषाद को ऊर्जा मिले और नई नई वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। जय भीम, जय भारत।